साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं अमित कुमार। चर्चा कर रहे हैं हम ज्योग्राफी पर और ज्योग्राफी की बेहतरीन एक श्रृंखला आपके लिए चल रही है अरिहंत के द्वारा, प्रीलिम्स पॉसिबल। और उसमें मैं चर्चा कर रहा हूं आपके साथ बेटा ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी को बेहतर करना चाहते हैं, अपना प्रीलिम्स अगर आपको के साथ जुड़िए। अरिहंत की जो श्रृंखला चल रही है, कंफर्म है अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो प्रीलिम्स आपका निकलेगा। ये बड़ा सुनहरा मौका है क्योंकि पीसीएस का एग्जाम भी आगे बढ़ गया और री एग्जाम हो रहा है आपका आरओ का, और यूपीएससी का एग्जाम आपका है। उसके लिए अरिहंत ने देखिए ज्योग्राफी की एक बेहतरीन किताब निकाली है जो आपके प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से है, भूगोल भारत एवं विश्व का भूगोल। और सबसे बेहतरीन बात, इसमें विगत वर्ष के सभी प्रश्नों को लिया गया है, और वो भी कौन से वर्ष से लिया गया है, 1990 से लेकर 2023 तक के जितने भी एग्जाम आपके आईएएस पीसीएस के जितने भी एग्जाम स्टेट वाइज हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक लिया गया। अब कहेंगे बच्चे इस बुक की खासियत क्या है, तो इस बुक की खासियत यह है कि चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डिवीजन करा गया है हर टॉपिक को। दूसरा, टॉपिकल मल्टीपल मल्टीपल क्वेश्चनों को लिया गया है, 100% एरर प्रश्नों को लिया गया है। जो एरर प्रश्न उनको हटा दिया गया, मतलब कहीं भी कोई एरर नहीं है। टिपिकल प्रश्नों के लिए नॉलेज प्लस लिया गया है। और बेहतरीन बात यह है कि विगत वर्ष के जो 4500 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं उनको प्लस करके लिया गया है। मतलब बेहतर एक श्रृंखला है ये आपके साथ। अब बात आती है कि सर क्या ये सिर्फ अकेली एक बुक है? नहीं बेटा, इस बुक की अगर हम बात करेंगे तो आपके लिए भारतीय इतिहास, भूगोल एवं भारत का विश्व, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय आपकी राज्य व्यवस्था और सामान्य विज्ञान की ये एक बेहतरीन श्रृंखला है। मैं पुनः बता दूं, इन सभी बुकों की एक खासियत मैं पुनः आपको याद कराना चाहूंगा, 100% एरर है। टिपिकल प्रश्नों के लिए नॉलेज प्लस लिया गया है, रिवीजन के लिए विगत वर्ष के सभी प्रश्नों को लिया गया है, और दूसरी बात फ्री पैकेज चैप्टर वाइज टेस्ट को लिया गया है। तो इसी बात से इस श्रृंखला के साथ जुड़िए, आप अपने घर पर अपने नजदीक के बुक स्टोर से इस बुक को खरीदें। अब बात आती है सर ये बुक कहां से मिलेगी, तो मैंने बताया नजदीक के बुक स्टोर से जाकर आप खरीद सकते हैं, या नजदीक नहीं आपके आसपास कोई बुक स्टोर नहीं है तो आप घर बैठकर ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं अगर आप चाहें तो चलिए जुड़ते हैं श्रृंखला के साथ। और आज हमारा पहला प्रश्न आता है। हमारे यहाँ जो कल क्लास चल रही थी उसके आगे हम क्लास को बढ़ाते हैं, और जो हमारा देशांतर रेखा चल रही थी, मानक समय रेखा चल रही थी, उसी के आधार पर इन प्रश्नों को बढ़ाएंगे। पहला प्रश्न आया कि एक जहाज एलुसियन द्वीप समूह के पूर्वी छोर से डच हार्बर की ओर जा रहा है। ध्यान से समझना, कोई लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एलुसियन द्वीप समूह के पूर्वी छोर से डच हार्बर की ओर जा रहा है, और यह 1 जनवरी 1999 को 23:30 180 यामुत्तर को पार करता है। यामुत्तर को पार करने के समय से 1 घंटे की यात्रा के बाद, ध्यान से समझना, 1 घंटे की यात्रा के बाद जहाज का कप्तान अपनी डायरी में कौन सा समय और तिथि को दर्ज करेगा? ये आईएएस प्री 1999 का ये प्रश्न है। सभी लोग एक बार बताएंगे कि इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या होगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे और जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि एल्यूसियन द्वीप समूह है कहां पर। एल्यूसियन द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो आप आएंगे उत्तरी अमेरिका में, और जब उत्तरी अमेरिका में आप आते हैं तो वहां पर यह द्वीप आपको मिलेगा। अब बात आती है सर ये द्वीप उत्तरी अमेरिका में किस जगह मिलेगा, तो यहां पर अगर आप आएंगे तो मैंने बताया था ये वाला हिस्सा है अलास्का। ये कौन सा हिस्सा है? अलास्का। अलास्का के आसपास ये द्वीप मिलता है। और अलास्का की अगर हम बात करते हैं तो ये अलास्का जो है, अलास्का जो बैठता है आपका उत्तरी अमेरिका में, और उत्तरी अमेरिका में ये यूएसए का हिस्सा है। तो पहली बात, अलास्का यूएसए का हिस्सा है, और समय जो रेखा है 180 यामुत्तर रेखा जो है, 180 डिग्री रेखा जो है, ये रेखा समय जोन के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग क्षेत्र में इसको डिवाइड किया गया है। और जो डिवाइड जो किया गया है, जब बात आती है यामुत्तर की, और यामुत्तर रेखा जो है जब एल्यूसियन द्वीप समूह की बात करते हैं तो ये रेखा इस लाइन को तो क्रॉस कर देता है, लेकिन जब इस लाइन को ये क्रॉस करता है तो मैंने बताया
कि कहीं कहीं पर इस टाइम जोन को इस तरह से डिवाइड किया गया है, और इस तरह जब टाइम डिवाइड किया जाता है तो तिथि रेखा के आधार पर देखें, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर अगर देखा जाए तो एक निश्चित समय को डिसाइड करने के लिए टाइम जोन को अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड किया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग जब इस रेखा को ये क्रॉस करेगा तो क्रॉस करने पे ना तो तिथि में परिवर्तन होगा और ना, आप बात आती है घंटे की तो वो ठीक है कि डेट तो बढ़ जाएगी, लेकिन डेट तो वही रहेगी सॉरी, और टाइम जरूर बढ़ जाएगा, ये कंफर्म है। तो जो आपकी जनवरी है 1 जनवरी 1999 ही रहेगा, और समय की अगर हम बात करें तो वो समय जो रहेगा आपका, ये वाला समय आपका प्रॉपर तरीके से रहेगा, क्योंकि वो 1 घंटे आगे बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर जो बनता है वो आंसर बनेगा आपका बी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या को जरा समझ लीजिए। भाई यामुत्तर को पार करने के समय से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद जहाज का कप्तान अपनी डायरी में जनवरी 2:30 की तिथि ही दर्ज करेगा। मतलब जो तिथि दर्ज करेगा वो तिथि जो रहेगी इसी के अकॉर्डिंग तिथि रहेगी, और वो तिथि जो रहेगी 1 जनवरी 1999 के अकॉर्डिंग ही रहेगी, क्योंकि वो रेखा को जरूर क्रॉस कर देगा। लेकिन जब टाइम जोन के अकॉर्डिंग रेखा को टाइम जोन के अकॉर्डिंग बांटा जाता है तो वो रेखा जो है, ये जो देश है आपका, वो अलास्का के इर्द गिर्द ही रहता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर का पूरी तरह अनुसरण नहीं करता, और राजनीतिक और आर्थिक रूप से संबद्ध क्षेत्रों को एक साथ रखने के लिए इसे कई स्थानों पर 180 डिग्री देशांतर से पृथक किया गया है। लेकिन संपूर्ण अलास्का क्षेत्र, और अलास्का क्षेत्र कौन सा है? अलास्का क्षेत्र ये है, ये वाला, ये जो अलास्का क्षेत्र है जो आपका यूएसए के अंतर्गत आता है, अलास्का क्षेत्र जिसमें एल्यूसियन द्वीप समूह तथा डच हर्ब दोनों ही आते हैं, को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जहाज द्वारा पार नहीं की जाएगी, क्योंकि 180 यामुत्तर को पार करने के बाद भी वही दिन और वही तारीख आपकी बनी रहेगी। तो मैं मानता हूं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। चलिए अगले प्रश्न का आंसर दीजिए, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देगा। जब 22:30 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः 6:30 बजे किस देशांतरीय अंश पर बजेंगे? ये आईएएस प्री 1994 का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या होगा। देखिए कल हमने चर्चा करी थी, जब हम देशांतर रेखा के अकॉर्डिंग चलते हैं तो देशांतर रेखा जो 0 डिग्री है बेटा, इसके अगर हम ईस्ट में चलते हैं, पूर्व में चलते हैं, तो समय हमेशा बढ़ेगा, और जब पश्चिम में चलेंगे तो समय आपका होगा माइनस। अपना आंसर दीजिए कल की क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक, अब जरा समझे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तो यहाँ आएगा 82.5 डिग्री और 30 मिनट की बात हो रही है। तो 82.5 डिग्री जब 30 की बात हो रही है तो ग्रीनविच से अब आप इसका आकलन कर लीजिए। भाई यहां से लेके यहां तक अगर हम आएंगे तो डिस्टेंस कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 0 डिग्री और 82.3 डिग्री 30 मिनट के बीच की बात करें तो यहाँ पर जो टाइम मिलता है वो अंतर यही निकल कर आएगा। तो बस 82 की गुणा अगर मैं 4 से कर देता हूं, भाई 82 की गुणा यहाँ पर 4 से कर दी जाए, और जो रह गया 30 मिनट, और 30 मिनट की भी गुणा अलग से आपकी 4 से कर दी जाए, तो ये आपका आ जाएगा 328। अब यहाँ पर बात को जरा समझेंगे, क्योंकि जब भारत में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर समझें भारत का जो टाइम जोन है, भारत का जो टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री है। भारत का टाइम जोन कितना है? 82.5 डिग्री है, क्योंकि भारत का अंतरराष्ट्रीय टाइम जोन रेखा जो है वो इलाहाबाद के पास, आप कह सकते हैं मिर्जापुर या नैनी के, दोनों ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहां से होकर ये गुजरती है। तो यहाँ पर अगर हम इसको निकालेंगे 82.5 की बेटा इसकी 4 से करा तो 328 आया था, ये बात क्लियर। दूसरी बात, अगर इसी को अगर हम देखते हैं, जो 82.5 डिग्री है उसका हाफ है, इसको गुणा करेंगे 4 से, तो इनकी गुणा करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और 328 ये है, 328 और 2 को जोड़ा तो 330 मिनट आ जाता है, और 330 मिनट का मतलब होता है लगभग लगभग 5.5 घंटे, क्योंकि भारत का टाइम जो है ग्रीनविच के टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो इस आधार पर अगर हम देखेंगे
क्योंकि ये पूछ रहा है पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तो 6:30 पर किस देशांतर अंश पर बजेगा। तो जब बैक अगर हम आएंगे तो यहाँ पर जब आप आते हैं, क्योंकि ये डिग्री और है तो यहाँ पर 0 डिग्री हो रहा होगा। 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम हम कह सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में जो डिग्री बनेगी वो डिग्री कितनी आएगी आपकी, 0 डिग्री निकल कर आएगी। चलो इसको व्याख्या से भी समझ लेते हैं भाई। 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर मध्याह्न पर 6:30 बजे का समय है। तो क्योंकि 0 डिग्री और 82.30 मिनट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 0 डिग्री का जो अंतर निकल कर आता है वो अंतर प्रॉपर तरीके से यही निकल कर आएगा। तो 0 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर पर ग्रीनविच पर जो टाइम होगा वो अंतर जो निकल कर आएगा वो 5.5 घंटे का अंतर निकल कर आएगा, क्योंकि 5.5 घंटे ही तो वो आगे हो रहा है, क्योंकि 82.5 डिग्री निकल कर आ रहा है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत का मानक समय है और ग्रीनविच से ये कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। इस आधार पर भारत में दोपहर के जब 12 बज रहे होंगे तो ग्रीनविच पर उस समय कितना बज रहा होगा, 6:30। तो देखिए दोपहर के 12 अगर बज रहे हैं तो इसमें 5.5 घंटे और जोड़ना चाहिए, तो सही आंसर होगा 5:30। तो यहाँ सही आंसर फिलहाल जो बनता है वो आंसर तो आपका बिल्कुल सही है, आंसर बनेगा बिल्कुल आपका सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जब IST यामोत्तर पर दोपहर होता है तो इसका मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री पर कितना हो रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग सुबह 6 बजे की चाय ले रहे हैं, तो उस समय कौन सा देशांतर होगा, जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर देता है, जरा ये देखें। बेटा देखो यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं, इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप ये नोट करेंगे कि ये जो लाइन है, इस लाइन पर वो कह रहा है दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब इसके आगे अगर मैं चल रहा हूं तो दोपहर के बाद का ही समय रहेगा, क्योंकि समय बढ़ रहा है। वो ये कह रहा है कि सुबह की 6 बजे की वे लोग चाय पी रहे हैं किसी स्थान पर। अब किसी स्थान पर अगर चाय पी रहे हैं तो अगर हमें सुबह के लिए जाना है तो समय माइनस करना पड़ेगा, आया ना, समय माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए कितने घंटे का अंतर है भाई, 6 घंटे का अंतर है। 6 घंटे का अगर अंतर है, अगर हमने कल की क्लास देखी तो वहां आपने नोट करा होगा कि 1 डिग्री बराबर जो होता है वो 4 मिनट होता है। मतलब 1 डिग्री अगर आप कवर करते हैं चाहे पूर्व की ओर चाहे पश्चिम की ओर, तो वहां पर बात क्लियर होती है कि आपने जो है 4 मिनट की दूरी कवर करी। यहाँ पर कितने घंटे आ रहे हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो आपका 6 घंटे का आ रहा है। तो बस अगर मैं 4 की गुणा 6 से कर दूं तो 6 चौक 24, 240 आ जाएगा। लगभग लगभग कितना आएगा, 240। अब यहाँ पे जरा समझो भाई, जब इधर की ओर हम चल रहे हैं तो 15 डिग्री एक आ गया, फिर 30 डिग्री, ऐसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि 15 डिग्री पर कितना आ रहा है, 15 डिग्री पर अगर आएंगे तो 1 घंटा होगा, फिर 1 डिग्री और चले तो 30 आ गया, फिर आ गए आपके 45 डिग्री, और इसी तरह हम लगातार चलेंगे, क्योंकि यहाँ 6 घंटे की बात हो रही है और 6 घंटे का मतलब होता है कि 4 की अगर मैं 9 से गुणा करूंगा तो 360 मिनट निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, 360 मिनट निकल कर आएगा, और 360 मिनट के अकॉर्डिंग ही समय जो निकल कर आएगा वो आपका 6 घंटे का अंतर निकल कर आएगा। तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई कि चलेंगे हम पश्चिम में, और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, और 6 घंटे करने के लिए 9 से मैं अगर इसकी गुणा कर दूं तो 4 नेम 36, 4 नेम 36 मतलब 90 डिग्री, क्योंकि 90 के साथ गुणा करूंगा तो 360 पूरा पूरा बैठता है। अब देख लीजिए 90 कहाँ है, 90 ये रहा, क्योंकि चले कहाँ हम, पश्चिम की ओर, और जब पश्चिम की ओर चले तो समय जो निकला वो मॉर्निंग में पहुंच गया। तो अगर किसी समय ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो पश्चिम में 90 डिग्री पर सुबह के 6 बज रहे होंगे। जरा ये बात आपको हो गई है क्लियर, तो एक बार सभी लोग यस कर देंगे कि ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया है क्लियर। अगर बात क्लियर है तो चलिए अब व्याख्या को जरा समझ लेते हैं। व्याख्या कह रही है कि जब IST यामोत्तर पर दोपहर होती है तब 6 बजे सुबह दूसरे स्थान पर
चाय पी जा रही है और जो चाय पी जाएगी और 6 घंटे का अंतर निकालना है तो हमें 90 से ही गुणा करनी पड़ेगी। तो ये देशांतर पर कितना अंतर हो रहा होगा? 90 डिग्री। वेस्ट की बात हो रही है कि वेस्ट पर ये टाइम हो रहा होगा, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है और प्रधान यामांतर या देशांतर रेखा के पूर्व का समय आगे और पश्चिम के समय पीछे रहता है। इस बात को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि पूर्व की ओर जब भी चलेंगे, पृथ्वी पर आप किसी भी स्थान पर हो, वहां से अगर आप पूर्व की ओर चल रहे हैं, तो जिस जगह से आपने चलना प्रारंभ किया था और जिस जगह आप पहुंच रहे हैं, उसके बीच में जो डिग्री का अंतर आएगा, उसकी अगर मैं 4 से कर दूं गुणा, तो जिस जगह से आपने चलना करा था प्रारंभ, उसमें जितना भी अंतर निकल कर आता है 4 से गुणा करने के बाद, उसमें उसको जोड़ेंगे, तो ये बात क्लियर है कि इसमें तो समय जुड़ेगा। पूर्व की ओर चलने पर और पश्चिम की ओर चलने पर समय क्या होता है? माइनस होता है। तो आईएसटी दोपहर और सुबह के 6 बजे और 6 घंटे के अंतर के लिए भाई 360 मिनट आते हैं और ये डिग्री बराबर 4, तो 4 से इसकी गुणा कर दी और देशांतर अंतर आएगा, जो ग्रीनविच प्रधान यामोत्तर से पीछे अर्थात पश्चिम में स्थित होगा। इसलिए सुबह 6 बजे की चाय पी जा रही होगी, उस समय 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा होगी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अब हमारे सामने है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को और बेहतर तरीके से और समझते हैं। भाई अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? ये प्रशांत महासागर में 180 डिग्री देशांतर उत्तर दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। अब बात आती है सर ये कौन सी काल्पनिक रेखा है? तो अगर हम मैप को ले लेते हैं और मैप में ये जो लाइन है ये तो ग्रीनविच लाइन है जो 0 डिग्री है। अब अगर आप मैप को देखेंगे तो इधर भी प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है और इधर भी प्रशांत महासागर है, क्योंकि पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड आकृति है। अब इधर अगर देखेंगे इधर भी पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, इधर भी आपका प्रशांत महासागर है और आपका उधर भी प्रशांत महासागर है। ये जो रेखा है ये 180 डिग्री है और ये वाली रेखा भी 180 डिग्री देशांतर रेखा है जो आपके प्रशांत महासागर में आती है। अब जरा समझेंगे कि ये जो रेखा है ये दोनों रेखा अलग-अलग नहीं है, ये रेखा एक ही है, लेकिन पूर्व और पश्चिम में इनको डिवाइड करने के लिए दोनों तरफ 180 और 180 इनका आकलन इनको किया गया है। अब खींची गई रेखा है और इसके वर्ष 1984 में वॉशिंगटन में हुई संधि में इसको स्वीकृत किया गया। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर ये रेखा कब स्वीकृत करी गई, कब कॉन्सेप्ट इसको माना गया कि इस रेखा के आधार पर टाइम जोन को डिसाइड किया जाएगा, तो वो 1984 है। भाई पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन के समय की कमी तथा पूर्व की ओर जाने पर एक दिन की वृद्धि होती है। अब जरा इस बात को समझेंगे कि ये लाइन क्या कहना चाह रही है। ये लाइन स्पष्ट कह रही है कि अगर हम इस रेखा को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं, मतलब पूर्व है, अब आप इधर से जब इसे क्रॉस करेंगे तो कहां एंट्री कर गए आप? पश्चिम में एंट्री कर जाएंगे, हाँ या ना? तो जब पूर्व से पश्चिम की ओर एंट्री करेंगे तो पूरे 24 घंटे आपके कम हो जाएंगे, मतलब पूरा का पूरा एक दिन कम हो जाएगा। इसी तरह जब पश्चिम से आप बाहर निकलेंगे 180 डिग्री रेखा को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि हम पश्चिम से पूर्व की तरफ एंट्री कर रहे हैं। तो पश्चिम से जब पूर्व की ओर एंट्री करेंगे तो उस कंडीशन में जो आपका समय है वो समय 24 घंटे आगे हो जाएगा, या ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एक दिन बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ संडे मान लेता हूं और यहाँ पर मंडे मान लेता हूं, तो जैसे इस रेखा को क्रॉस करा तो हमने एंट्री कहां कर दी? संडे में, और जैसे ही हम इस रेखा को क्रॉस करते हैं तो हम एंट्री कहां कर जाएंगे? मंडे में। मैं मानता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। भाई एल्यूसियम द्वीप समूह जो यूएसए में है 180 देशांतर रेखा पश्चिम में और 169 पूर्व तक स्थित है। ये उसकी लोकेशन दी हुई है एल्यूसियन द्वीप समूह की। एल्यूसियन द्वीप समूह अभी पीछे एक क्वेश्चन भी आया था, उसके आधार पर वहां पर उसको टाइम जोन में बांटा जाता है और ये अलास्का में ही है और यहाँ पर तिथि और समय में कोई खास अंतर नहीं आता। ठीक,
चलिए आगे बात को समझते हैं। भाई अन्य तत्व क्या है इस रेखा से रिलेटेड और कौन-कौन से बिंदु आपके लिए बनते हैं एग्जाम के व्यू से। भाई प्रधान देशांतर रेखा दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। क्योंकि ध्यान से समझें पृथ्वी पर जब भी आप किसी स्थान पर जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं तो आपने देखा होगा जहाज जो होते हैं वो जहाज लंबी दूरी को कम समय में अगर उनको करना होता है कवर तो देशांतर के अकॉर्डिंग ही उस दूरी को जल्दी खत्म किया जा सकता है। अब मन में विचार आ रहा होगा कैसे उसको दूर खत्म किया जा सकता है क्योंकि अगर पृथ्वी को अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी को अगर देखते हैं तो ये जो लाइन है ये आपकी देशांतर रेखा है और इस देशांतर रेखा को अगर आप देखेंगे तो ये देशांतर रेखा इस तरह की रेखाओं को देशांतर रेखाओं के दर्जा दिया जाता है। ये जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी अगर डिस्टेंस आप आंकेंगे तो डिस्टेंस आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ज्यादा है और जैसे जैसे उत्तर की ओर चल रहे हैं नॉर्थ की तरफ और जैसे जैसे साउथ की ओर चल रहे हैं डिस्टेंस इनकी कम होती चली जाती है। इसलिए ज्यादा कम लंबी दूरी को तय करने के लिए पृथ्वी पर जहाज हमेशा देशांतर के अकॉर्डिंग ही अपनी यात्रा को तय करते हैं। दूसरी बात 180 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रधान मध्याह्न रेखा के साथ मिलकर बृहद व्रत का निर्माण किया जाता है। भाई पूर्वी की ओर जब जाएंगे तो वो अपना पूर्वी यहाँ पर समझिए भाई ये जो रेखा है ये आपकी प्रधान मध्याह्न रेखा है और प्रधान मध्याह्न रेखा ये आपकी ग्रीनविच लाइन है और ये वाली जो रेखा है 180 डिग्री ये प्रधान मध्याह्न रेखा है और ये जो है आपका एक बड़े व्रत का निर्माण करती है पृथ्वी के व्रत का निर्माण मतलब पृथ्वी के इस वाले हिस्से को हम समेटेंगे तो समेट कर जो लाएंगे तो ये लाइन और ये लाइन एक होगी और एक बहुत बड़ा व्रत बनता है। ठीक। दूसरा वेरिंग जल मंडल अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। अब वेरिंग जल संधि आती है कहां पर है तो वेरिंग जल संधि की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका यूएसए और आपका रशिया के मध्य में आती है वेरिंग जल संधि। तिथि रेखा और ग्रीनविच रेखा के बीच 12 घंटे का समय अंतर होता है। तिथि रेखा और ग्रीनविच रेखा के बीच का जो समय होता है वो कितना आता है आपका 12 घंटे का अंतर निकल कर आता है और वो 12 घंटे का अंतर कैसे निकला वो आप ऐसे समझ सकते हैं। भाई यहाँ पर 0 डिग्री है बेटा और यहाँ पर 180 डिग्री है इनके बीच में कितने का अंतर है तो आप कहेंगे सर 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच की बात करें तो अंतर तो 180 डिग्री ही आ रहा है और जब 180 डिग्री अंतर आ रहा है तो ये बात क्लियर है कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 और इसकी आप 4 से गुणा कर देंगे जो मिनट निकल कर आएगा उसको 60 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा 12 घंटे का अंतर यहाँ निकल कर आता है। भाई समय मापने का सबसे उत्तम साधन पृथ्वी और चंद्रमा और ग्रहों की गति इनके अकॉर्डिंग आकलन किया जाता है क्योंकि ये बात क्लियर है कि आप अगर हम बात करते हैं समान मध्याह्न रेखा की बात करते हैं देशांतर रेखा की बात करते हैं इनको पृथ्वी पर जो खींचा गया है एक काल्पनिक रेखा है और समय ज्ञात करने के लिए इनको खींचा जाता है। पृथ्वी पर समय ज्ञात करने के लिए इन रेखाओं को खींचा जाता है ये बात यहाँ स्पष्ट होती है। चलिए आगे आते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या होगा। भाई प्रश्न है ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है कि न्यूनतम दूरी कौन सी होगी। यूपी पीसीएस प्री 1997 का ये प्रश्न है जल्दी से बताएंगे कि कब है। भाई 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखिए इसको आप थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं अगर मैप का सहारा लेते हैं। भाई एक हमने मैप खींचा और उसको अगर हम इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं भाई वो कह रहा है 45 डिग्री अक्षांश तो ये आपकी अक्षांश रेखा है और 45 डिग्री उत्तर की बात कर रहा है तो लगभग लगभग 45 डिग्री मैं ये मान लूं कि 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपके यहाँ रहेगी। दूसरा 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तो 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये निकल कर आती है। प्रधान देशांतर रेखा अब प्रधान देशांतर रेखा की बात करें और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें क्योंकि बात यहीं पर आती है। भाई यहाँ पर कह रहा है दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी तो न्यूनतम दूरी को और अच्छी तरीके से और देखिए आप यहाँ पर देखें
तो ये बात अगर कह रहे हैं तो ये जो लिखा है प्रधान देशांतर रेखा, भाई ये जो रेखा है ये 180 डिग्री है और ये किधर है, पूर्व की ओर है आपकी। और अगर पश्चिम में आते हैं तो पश्चिम में भी कितनी है, 180 डिग्री है। मैंने कहा कि ये पृथ्वी की आकृति कैसी है, जोड़ आकृति है, और पृथ्वी की जब इन्हीं दोनों रेखाओं को मिलाएंगे तो इनमें दूरी कैसी आएगी, न्यूनतम दूरी आएगी, क्योंकि ये और ये रेखा है तो एक ही, क्योंकि इनको अपने सुविधा के अनुसार मानव ने पृथ्वी पर इनको खींचा है। तो प्रधान देशांतर रेखा जो है ये पृथ्वी पर सबसे न्यूनतम दूरी के तौर पर जानी जाती है। चलिए व्याख्या को भी समझ लेते हैं। भाई ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर रेखा होगी। प्रधान देशांतर रेखा क्यों होगी ये आप बेहतर तरीके से समझ गए। ये रेखा ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है और इसे शून्य देशांतर रेखा भी कहा जाता है। पूर्व और पश्चिमी गोलार्ध की महत्वपूर्ण निर्धारित रेखा होने के कारण ये ग्लोब के दो स्थानों को पूरी तरह न्यूनतम दूरी होती है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में लंबी यात्रा को तय करने में देशांतर का महत्वपूर्ण रोल होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न आपसे आ रहा है जो यूपी पीसीएस प्री 2000 का ये प्रश्न है। प्रश्न आपसे बन रहा है निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है। और अभी अभी मैंने आपके साथ इसकी करी थी चर्चा कि कौन करता है। ऑप्शन आपके सामने है, 0 डिग्री है, 90 डिग्री पूर्व है आपका, 90 डिग्री पश्चिम या 180 डिग्री पूर्व। जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे। और मैं आपसे बताना चाहता हूं अगर इस श्रृंखला का पूरा फायदा आप उठाना चाहते हैं तो अरिहंत की जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, ये सभी टॉपिक इस बुक में दिए हुए हैं। इस बुक को आप नजदीक के बुक स्टोर या ऑनलाइन अपने घर मंगाइए और घर बैठकर तैयारी कीजिए और हमारी श्रृंखला के साथ जुड़े रहिए। और ये सभी सब्जेक्ट की बुक आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगी। प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम की ये आपकी एक श्रृंखला है। भाई राजेश जी का आंसर आया है डी, बिल्कुल सही आंसर आया है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है ये आपके ग्लोब पर वृत्त का, बहुत बड़ी वृत्त का निर्माण करती है। अब इस बात को व्याख्या के आधार पर समझेंगे, क्योंकि व्याख्या अभी हमने थोड़ी देर पहले की। 180 डिग्री पूर्वी देशांत प्रधान यामोत्तर रेखा के साथ मिलकर ग्लोब पर एक वृत्त का निर्माण करता है। और बृहत बृहत रेखा होती है जो गोले के दो समान परिधि वाले गोलार्ध में विभाजित करती है। पृथ्वी पर सभी देशांतरों के अतिरिक्त विषुवत रेखा ही बृहत है। अब विषुवत रेखा क्या है इसको भी जरा समझ लो बेटा। भाई ये जो रेखा है ये देशांतर रेखा है और ये जो रेखा है ये विषुवत रेखा है। तो यहाँ पर दो ही रेखाओं को हम कह सकते हैं, एक आपका देशांतर और एक विषुवत रेखा, लेकिन दोनों को 0 डिग्री पर रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन का सेंस है वो ये है कि पूर्व की ओर ये वाली जो रेखा है ये 180 डिग्री, इसकी बात यहाँ की जा रही है। विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश वृत्त का वृत्त नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि वृत्त हमेशा सेंटर से होकर गुजरेगा और ये पूरा इस तरीके से रहेगा। भाई यहाँ ऊपर चले जाएंगे तो ये आकृति जो बनेगी, इसका आकार ऊपर जाकर धीरे धीरे कैसा बन जाता है, एक पॉइंट का रूप धारण कर लेता है। क्योंकि ये सभी अक्षांश वृत्त विषुवत रेखा की अपेक्षा कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। मैं मानता हूं यहां तक बात आपकी बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल मडरुद्ध अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? आईएएस प्री 2008 का ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे निकट है। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। भाई मलक्का जल संधि, बेरिंग जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि या जिब्राल्टर जल संधि। जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या बनेगा। जी बेहतरीन, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे। देखिए बात को अगर समझने की कोशिश करते हैं। भाई अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की अगर हम बात करते हैं तो आप आएंगे बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है ये जल संधि जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट आती है। भाई अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा
अगर आप अमेरिका में जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका में, और नॉर्थ अमेरिका में अगर आप आते हैं तो वहां पर आप नोट करेंगे कि अलास्का के पास ये जो हिस्सा है अलास्का, यहाँ से और ऊपर का जो हिस्सा है वो रूस है, रशिया है। इनके बीच में जो संधि आती है वो बेरिंग जल संधि आती है, और ये जो संधि है ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बिल्कुल नजदीक है। अब जरा इस बात को व्याख्या से समझेंगे। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं इस बुक की खासियत क्या है। देखिए, इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन से रिलेटेड और जो महत्वपूर्ण बात है उसके लिए देखिए नॉलेज प्लस अलग से दिया गया है। मतलब जो भी अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड और कोई पॉइंट अगर रह जाता है तो वो सभी के सभी बिंदु आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए बात को जरा समझते हैं। बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेडलाइन बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर से गुजरती है। 1984 ईस्वी में वॉशिंगटन में हुई संधि के पश्चात 180 डिग्री यामुत्तर काल्पनिक रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अधिक द्वीपों के विस्तृत होने के कारण ये काल्पनिक रेखा 8 स्थानों से मुड़ी हुई है। क्योंकि कल बताया था कि किस किस देश में कितनी टाइम जोन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। उसी के आधार पर यहाँ पर टाइम जोन रेखा को 8 स्थानों से घुमाया गया है, और जिससे तिथि का सही ढंग से निर्धारण हो सकता है, जिससे कि टाइम जोन को अलग तरीके से, बेहतर तरीके से, सब जगह समान रूप से, समान तरीके से लागू किया जा सकता है। अब बात आती है सर ये नॉलेज प्लस में कौन सा पॉइंट दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कितनी बेहतरीन बातों को और बेहतर तरीके से व्याख्या की गई है। इस बात को अब आप समझने की कोशिश करना कि बुक की खासियत क्या है। बुक की खासियत यही है कि नॉलेज प्लस जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको यहाँ अब और मिल जाएंगे। भाई 1984 में अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस के आयोजन के समय कटिबंध को निर्धारित किया गया, और उस कटिबंध मेखला 105 डिग्री चौड़ी देशांतर एक मेखला है जो 180 डिग्री देशांतर रेखा जो थी तीन बार विचलित होती है, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 169 डिग्री पूर्वी देशांतर से मोड़कर खींची गई। यह तिथि रेखा प्रशांत महासागर के ओशियाना द्वीप, फिजी, टोंगा आदि के कारण मुड़ी हुई है। क्योंकि इन द्वीपों की जो कंडीशन बैठती है वो समान रूप से एक जगह नहीं बैठती है, इसी आधार पर उस टाइम जोन को अलग अलग जगह से, अलग अलग तरीके से कई बार मोड़ा गया है। तो ये पॉइंट की खासियत है, इस बुक की खासियत है जो आपको यहाँ मिलती है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने बड़ा बेहतरीन प्रश्न आया है, और यूपी पीसीएस प्री 1992 का ये प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। एक स्टेटमेंट आपके सामने आ रहा है, कथन कह रहा है तिथि निर्धारक रेखा ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारित रेखा पर ग्रीनविच से कितने का अंतर है? 12 घंटे का अंतर है। अगर क्लास को शुरू से आप लेकर चल रहे हैं तो वहां आप बात को समझ रहे होंगे। तिथि निर्धारित रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। दूसरी बात, अब दोनों बातों को अगर बेहतर तरीके से आप समझे हैं तो अब आपके सामने कूट दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दे रहा है ए आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या ये नहीं कर रहा है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा जरा बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या बनता है। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो देख बात आपको बिल्कुल क्लियर होती है। तिथि निर्धारित रेखा और ग्रीनविच के बीच का जो अंतर है वो 180 डिग्री का निकल कर आता है। भाई 90 डिग्री पर 6 घंटे का अंतर, और अगले 90 डिग्री पर 6 घंटे का अंतर, तो टोटल अंतर जो आता है वो 12 घंटे का आता है। ये बात बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है तिथि निर्धारित रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। बिल्कुल भाई, ये जो रेखा है 180 डिग्री देशांतर ही तो कहलाएगी। चाहे इसको आप पूर्व देशांतर रेखा बोल सकते हैं, पूर्वी 180 डिग्री देशांतर रेखा, या पश्चिमी 180 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से संबोधित कर सकते हैं। भाई राजेश जी का आंसर आया ये, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। इसका सही आंसर होगा आपका ए। ए है इसका बिल्कुल राइट आंसर।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए व्याख्या भी देख लेते हैं, इसकी व्याख्या क्या है। ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या यहाँ पर की गई है। तिथि निर्धारित रेखा अर्थात अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर होता है। और 12 घंटे का अंतर क्यों होता है ये बात अब आप समझ गए होंगे। भाई देशांतर के प्रत्येक 1 डिग्री का जो अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है। इसकी चर्चा हम कई बार आपके साथ कर चुके हैं। भाई अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं, जिससे ये ग्रीनविच से 180 गुणा 4 720 घंटे और 720 घंटे, भाई 720 घंटे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 12 घंटे निकलकर आपके सामने यहाँ आएंगे। तो टोटल अंतर जो निकल कर आता है वो आपका 12 घंटे यहाँ पर आएगा। ठीक, अगले प्रश्न। अच्छा, अब अगला हमारा टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संकल्पनाएं कि किन किन लोगों की क्या क्या संकल्पना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस किस तरीके से हुई है। अब अद्वैतवाद या पैतृक संकल्पना को पहले समझेंगे कि इनकी संकल्पना क्या कहती है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पहला थ्योरी जो आती है वो अद्वैतवादी या पैतृक संकल्पना के नाम से आती है। इसको अगर आप समझते हैं तो पुच्छल तारा परिकल्पना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुच्छल तारा परिकल्पना किसने दी। तो पुच्छल तारा परिकल्पना जो दी कास्ते द वफन के द्वारा दी गई 1749 में ये व्याख्या करी गई। दूसरा वायव राशि परिकल्पना, ये परिकल्पना 1755 में आती है, एमेनुअल कांट के द्वारा आती है। जबकि निहारिका परिकल्पना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, ये लाप्लास के द्वारा दी गई 1796 में और बाद में रॉस द्वारा इसमें संशोधित किया गया। दूसरा है उल्का पिंड परिकल्पना। उल्का पिंड परिकल्पना जो है 1990 में आती है, जो आपकी लॉकियर के द्वारा दी गई। इनको आप जरूर याद करेंगे क्योंकि ये मैच करने के लिए आएंगे। एक तरफ किसने एक स्टेटमेंट दिया है, दूसरा स्टेटमेंट का नाम क्या है या किस वर्ष ये स्टेटमेंट दिया गया था। तो यहाँ पर आपके सामने 3 पॉइंट आपके सामने बिल्कुल बेहतर तरीके से नोट्स में दिए गए हैं। और मैं फिर कहना चाहूंगा अगर आपको ये कंप्लीट मटेरियल चाहिए तो ये आपको मार्केट से बुक मिल जाएगी। इस बुक के सहारे आप अपनी तैयारी बेहतर और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर समझें तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि पैतृक संकल्पना के लिए ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट विद्वानों के द्वारा दिए गए और किस वर्ष दिए गए। दूसरा आता है द्वैतवादी संकल्पना। भाई द्वैतवादी संकल्पना की बात करें तो पहला आता है ग्रहण परिकल्पना, और यह परिकल्पना टीसी चैम्बरलिन के द्वारा 1905 में दी गई। जबकि ज्वारीय परिकल्पना की अगर हम बात करते हैं, ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स के द्वारा 1999 में दी गई, जो जेफरी महोदय के द्वारा 1929 में संशोधन किया गया। दूसरा आता है द्वैतारक परिकल्पना। ये परिकल्पना एन रसेल के द्वारा दी गई है। जबकि विखंडन का सिद्धांत जो है ये इंपॉर्टेंट है, और ये सिद्धांत जो दिया गया जॉर्ज डार्विन के द्वारा 1879 में दिया गया था। इसी तरह अब नवतारा परिकल्पना की अगर हम बात करते हैं, ये परिकल्पना प्रोफेसर फ्रेड हॉयल एरर के द्वारा दी गई, लिटवियन थे, और 1939 में ये परिकल्पना इनके द्वारा दी गई। दूसरी अगर परिकल्पना की अगर हम बात करते हैं तो एक परिकल्पना और आती है, ये परिकल्पना है अंतर तारक धूल परिकल्पना, और ये परिकल्पना जो दी गई 1943 में दी गई ऑटो स्मिथ के द्वारा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको जरूर याद करेंगे। ठीक, चलिए आगे आते हैं। और क्या है, अब महत्वपूर्ण उत्पत्ति की बात करें तो भूवैज्ञानिकों ने इसको काल क्रम में डिवाइड किया गया, और काल क्रम के अनुसार क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु आपके प्रीलिम्स के लिए बनते हैं, वो बिंदु ये हैं आपके सामने। जैसे सबसे पहले आता है महाकल्प। महाकल्प को अगर हम देखें तो इसको नूतन कल्प, सोनोजोइक कल्प, मध्यजीवी और पॉलियोजोइक के काल के आधार पर या प्रेलोजोइक के आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है। एक एक बात को समझे। भाई महाकल्प से क्या बनता है, कल्प बनता है। और अगर नूतन कल्प की अगर हम बात करते हैं तो नूतन कल्प चतुर्थ कल्प के अंतर्गत आता है। और अब बात आती है कि चतुर्थ कल्प में कौन कौन सी घटनाएं, क्या क्या एक्टिविटी हुई, अगर उनको आप देखेंगे
तो आधुनिक मानव का जीवन इस समय से प्रारंभ होता है, आदि मानव का विकास इस समय से प्रारंभ होता है। जबकि सोनोजोइक युग को अगर हम देखेंगे तो ये तृतीय कल्प के अंतर्गत आएगा, और तृतीय कल्प के अंतर्गत अगर हम आते हैं तो आरंभिक मनुष्य के पूर्वज, कि आरंभिक मनुष्य के जो पूर्वज थे उनकी उपस्थिति अगर आप देखेंगे पृथ्वी पर तो इस दौर में दिखाई देती है। फूल वाले पौधे और वृक्ष उस समय मिलते हैं, मनुष्य से मिलता जुलता वनमानुष यहाँ पर मिलता है, जंतु, खरगोश और छोटे स्तनपायी या चूहे आदि यहाँ पर उस दौर में पृथ्वी पर उनकी उत्पत्ति जन्म हो चुका है। आगे अगर हम आते हैं तो मध्य जीव आता है, और मध्य जीव में द्वितीय युग आता है। इस द्वितीय युग में अगर आप आएंगे तो इसी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि द्वितीय युग में डायनासोर का युग कौन सा रहा है। ये एग्जाम में आपसे कई बार पूछा गया है कि डायनासोर का युग कौन सा रहा है, तो डायनासोर का युग जो रहा है वो द्वितीय युग अगर ऑप्शन आता है तो द्वितीय युग रहेगा, नहीं तो मध्य जीव युग जो दिया गया होगा, जो भी ऑप्शन आपको मिलता है वो आंसर आपका यहाँ रहेगा। भाई डायनासोर का विलुप्त होना भी इसमें मिलता है, मेढक व समुद्री कछुआ का दौर भी इसी समय प्रारंभ होता है। अगला है आपका पैलियोजोइक। पैलियोजोइक की अगर हम बात करें तो ये प्रथम युग के दायरे में आएगा। इसमें रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति होती है अधिकतर, और जल स्थल चर रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव की उत्पत्ति जो होती है वो आपके पैलियोजोइक युग के दौर में होती है। अब स्थल पर जीव के प्रथम चिन्ह, पौधे, पहली मछली, स्थल पर कोई जीव नहीं, इसके साक्ष्य भी इसी दौर में मिलते हैं। आगे अगर आप बात को लेकर चलेंगे तो आगे बात आती है नेक्स्ट, और नेक्स्ट बात जो आती है वो है आपकी प्री पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एजोइक आएगा, और इसमें अगर देखें तो ब्लू ग्रीन शैवाल इसके अंतर्गत आते हैं, एक कोशिकीय जीवाणु इसमें आएगा, महाद्वीप और महासागरों का निर्माण इसी युग में होता है। भाई महाद्वीप महासागरों का जब निर्माण होता है तो उसी तरह इसको अगर हम देखें तो महाद्वीप महासागरों का जब निर्माण हो रहा है तो इसको हम ये कह सकते हैं वह दौर ये था जिस समय टैथिस सागर पृथ्वी पे था। कौन सा सागर था? टैथिस सागर पृथ्वी पे था। ये उस दौर की बात हो रही है, और यहाँ पर दो बातों को और जोड़ने की कोशिश करेंगे। भाई पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, उन पांचों महासागरों की अगर हम बात करें, जैसे प्री पैलियोजोइक युग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 72 मिलियन ईयर पहले की बात अगर हम करते हैं तो टैथिस सागर से ही बहुत सारे सागरों की उत्पत्ति हुई, जिनको 5 महासागर के नाम से जाना जाता है। इन पांचों महासागरों को ध्यान से समझेंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। अगर पांचों महासागरों की उत्पत्ति को अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन अगर टैथिस सागर आता है तो टैथिस सागर पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर टैथिस सागर नहीं आता है तो आपका ऑप्शन होगा पैथालासा। ये ध्यान रखेंगे कि पैथालासा भी एक ऑप्शन बनता है, जिसको कहा जाता है कि महासागरों की उत्पत्ति का श्रेय या किस काल में किसी समय हुआ तो उसको पैथालासा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह अगर महाद्वीपों की अगर हम बात करते हैं, महाद्वीपों की अगर हम बात करें तो महाद्वीपों की उत्पत्ति जो होती है उसको अगर हम एक नाम देना चाहेंगे तो वो नाम जो निकलता है वो आपका बनता है पेंजिया। पेंजिया बनता है दूसरा। तो ये महाद्वीपों के लिए है आपका कि महाद्वीपों की उत्पत्तियों को क्या दर्जा दिया जाएगा? पेंजिया। जबकि महासागरों की अगर हम बात करते हैं तो महासागरों के इस काल को कहा जाता है आपका पैथालासा। यहां तक मैं मानता हूं बात आपकी क्लियर होगी। अब आ गया आपका पहला प्रश्न जो एमपीपीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है। तो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या बनता है। जी जल्दी से बताइए कि पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। जी बेटा। जी जल्दी से बताइए बेटा, इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या है? महान हिमयुग का संबंध किससे है? अभी आपके साथ मैंने विस्तार से चर्चा की है। उन बिंदुओं के आधार पर आपको बताना है कि महान हिमयुग का संबंध किससे जुड़ता है। भाई प्लिस्टोसीन से जुड़ता है, ओलियो ओलिगोसीन से जुड़ता है, होलोसीन से जुड़ता है, या इयोसीन युग से जुड़ता है। कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी बताइए।
भाई ये जो युग है ये लगभग लगभग 20 लाख साल पहले की बात अगर मैं कर रहा हूं, और उस दौर की अगर हम बात करें तो हिम युग का संबंध है। हिम युग की अगर हम बात करेंगे तो वो हिम युग कौन सा है? हिम युग जो कहलाएगा वो युग ये कहलाएगा प्लिस्टोसीन। तो महान हिम युग, हिम युग मतलब बर्फ का युग। जलवायु कैसी थी? ठंडी होने के कारण हिम चादर का विस्तार होने लगा और उसी को एक नाम दिया गया जिसको प्लिस्टोसीन युग के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर जो बनता है वो आंसर आपका बनता है आपका ए। और आगे बात को व्याख्या से समझते हैं कि महान हिम युग का संबंध जो है प्लिस्टोसीन युग से माना जाता है। इस युग में जलवायु कैसी थी? ठंडी होने के कारण हिम चादर का विस्तार होने लगा और इससे सागर तल में गिरावट दर्ज की गई। इस काल में हिम चादर का विस्तार उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका के अधिकांश भागों तथा हिमालयों के ऊपरी भागों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। तो इसका सही आंसर जो बना वो आंसर है आपका ए। ए होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है आपका आईएएस प्री 2000 का ये प्रश्न है जो 2000 में आपसे एग्जाम में पूछा गया है आईएएस के एग्जाम में। निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है? तो वो कौन से विद्वान हैं? जेम्स जीन्स हैं आपके, एच आल्वेन है, एफ ऑयल है या आपके, या ओ स्मिथ हैं। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि कौन से विद्वान थे जिन्होंने ये बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति आपके गैस और कणों के द्वारा हुई है। देखिए अगर हम बात करते हैं तो चर्चा होती है 1943 में। 1943 में ये चर्चा जो दी गई, ये चर्चा देते हैं ओ स्मिथ। इन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और आपके कणों के द्वारा हुई है। अब जब अंतर पृथ्वी की उत्पत्ति की बात की जा रही है तो पृथ्वी की उत्पत्ति को इस तरीके से समझें। भाई पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई ये था तो सूर्य का ही हिस्सा, और जब ये सूर्य का हिस्सा था तो ये हिस्सा एक तरीके से एक चट्टान एक जगह इकट्ठी थी और बाकी हिस्सा इसके चारों तरफ आग का एक गोला था। और ये जो कल है, ये जो चट्टान है, ये चट्टान धूल और गैसों के कणों से भरी हुई थी और यहाँ के चारों ओर एक लेयर पाई गई जिसको ओजोन लेयर का दर्जा दिया गया और एक वायुमंडल जैसी संरचना यहाँ पर बनती है जिसकी वजह से यहाँ भविष्य में जीवन की संभावना बनी। तो यहाँ पर सही आंसर जो बना वो आंसर आपका है ओ स्मिथ। 1943 में इन्होंने इसकी व्याख्या करी। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बनता है डी। अब इसको व्याख्या देखिए। उपयुक्त विद्वानों में ओ स्मिथ ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से होती है। ओ स्मिथ द्वारा 1943 में प्रतिपादित किया कि अंतरातक धूल परिकल्पना सिद्धांत। तो इनके एक सिद्धांत को नाम जो दिया जाता है, ये याद रखेंगे, इनके सिद्धांत का नाम है अंतरतारक धूल परिकल्पना का सिद्धांत। में ये सुझाव दिया कि जब सूर्य आकाश गंगा के पास से गुजर रहा था तब उसने अपने आकर्षण बल के कारण गैस, धूल व मिट्टी के कणों को आकर्षित कर लिया और कालांतर में ठंडे होकर घनीभूत हो गए और अंत में ग्रहों के रूप में परिणत हुआ। और यह सिद्धांत ग्रह और सूर्य के बीच की कोणीय संवेग, ग्रहों की गति में अंतर और सूर्य और अन्य ग्रहों की वर्तमान दूरी और वैज्ञानिक व्याख्या क्या करता है, ये प्रस्तुत करता है। तो इसका सही, जय श्री राम बेटा, तो इसका सही आंसर जो बनता है वो आंसर है आपका डी। चलिए अगला प्रश्न है यूपी पीसीएस प्री 2006 का ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की आयु निर्धारण करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? भाई पृथ्वी की आयु का आकलन अगर हम करते हैं तो पृथ्वी की आयु की अगर हम बात करें तो पृथ्वी की आयु लगभग लगभग 4.5 अरब के आसपास आती है। ये पृथ्वी की लगभग उम्र निकल कर आती है, जबकि सूर्य की बात करें तो लगभग 5 अरब के पास है। अब यहाँ बात को समझेंगे। भाई सूर्य एक तारा है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। सूर्य एक तारा है और तारे की जो उम्र होती है वो लगभग 10 अरब के पास होती है। लेकिन सूर्य भी एक तारा है और इसकी जो उम्र है वो कितनी है? लगभग 5 अरब के आसपास है। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य से ही कुछ हिस्से होकर अलग हुए
और जिनको ग्रहों का दर्जा दिया गया तो सूर्य के अंश अलग अलग टूट जाते हैं जिससे उसकी उम्र का आकलन कम किया जाता है। तो यहाँ पर पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी की उम्र जो है 4.5 अरब के आसपास आंकी गई है कि पृथ्वी की उम्र लगभग इतनी रहेगी। अब बात आती है इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या दिया। भाई सही आंसर दिया राजेश जी ने आंसर दिया है किस चीज का सर आंसर होगा। बिल्कुल बेटा आपकी बात सही है, यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा ही पृथ्वी की उम्र का आकलन किया जाता है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि भी इसको कहा जाता है, ये बात भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो पृथ्वी आयु निर्धारण करने में यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इसे रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि भी कहा जाता है, इसे भी याद रखेंगे। इस विधि के अनुसार पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष आकलन किया गया है और यह विधि सबसे विश्वसनीय मानी जाती है। इसकी खोज की बात करते हैं कि इसकी खोज कब की गई, तो इसकी सर्वप्रथम पियरे क्यूरी के द्वारा 1903 में की गई थी। ये बात भी याद रखेंगे कि पृथ्वी की आयु की उम्र का आकलन जो किया गया वो जो करा गया आपका 1903 में किया गया और 1903 में जिस विशेष विद्वान के द्वारा किया गया पियरे क्यूरी वह विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी की आयु का आकलन किया। यूरेनियम किसी न किसी रूप या मात्रा में प्रत्येक सेल में पाए जाते हैं, इसलिए रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि का प्रयोग कर पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो फिलहाल आपका सही आंसर है सी, और सी बेटा राजेश बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। प्रश्न आ रहा है कि डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था। मध्य प्रदेश पीसीएस प्री 2005 का ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो जरा बताइए कि डायनासोर का समय कितना पहले था। जी जल्दी से बताएं किसका सही आंसर क्या होगा। 5 करोड़ वर्ष पूर्व, 18 करोड़ वर्ष पूर्व, या 40 करोड़ वर्ष पूर्व, या 80 करोड़ वर्ष पूर्व। तो जल्दी से बताइए कि डायनासोर का युग कौन सा है। जी जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या बनता है। तो देखिए बात को जरा समझें। वे डायनासोर के युग की बात करते हैं तो इस काल को अगर हम कहते हैं जुरेसिक काल के नाम से भी इसको जाना जाता है। जुरेसिक काल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जुरेसिक काल की अगर हम बात करते हैं तो इस काल का समय जो निकल कर आता है वो लगभग लगभग आज से 20 करोड़ वर्ष पहले का समय है। अब 20 करोड़ के पास की अगर हम बात करें तो 20 करोड़ के आसपास का जो समय है वो समय जो कहलाता है जुरासिक काल के नाम से जाना जाता है। अब 20 करोड़ का ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर कौन सा बैठता है। भाई 5 करोड़ तो होगा नहीं, 40 भी ज्यादा है, 80 भी ज्यादा है, तो लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ पर सही आंसर आता है। तो सही आंसर जो हुआ वो आंसर आपका बैठता है भी, लगभग इतने वर्ष पहले ये डायनासोर का युग माना जाता है। ठीक, अब बात को व्याख्या और देखिए। भी डायनासोर का काल आज से लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है, जिसको जुरासिक काल के डायनासोर का युग माना गया है, जिसको एक नाम दिया जाए। आज से लगभग अगर आप देखें तो 20 करोड़ या 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व ये प्रारंभ हुआ था और 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ समाप्त हुई। ये एक समय है जिस समय के बीच में डायनासोर का युग आपका रहा है। भारत में इसके अवशेष जो मिलते हैं गुजरात के खेड़ा जिले में मिलते हैं। तो अगर पूछा जाए कि डायनासोर के साक्ष्य जो है आपको यह कह सकते हैं डायनासोर के अवशेष कहाँ किस राज्य में मिलते हैं, तो गुजरात में मिलते हैं और गुजरात के खेड़े जिले के सहियोला और मध्य प्रदेश के जबलपुर की 12 शिमला पहाड़ियों में नर्मदा घाटी के समीप पाए गए हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर जो बनता है वो आंसर है आपका बी। बी होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आता है। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। कि जहां पर अगर हम भारत को देखते हैं जिसको हम थार मरुस्थल के नाम से संबोधित करते हैं, तो ये हमारा जो थार मरुस्थल है, ये थार मरुस्थल किस समय का है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो थार मरुस्थल किस समय का है जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है बी प्लियोसीन, पैलियोसीन, प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव, या ओलिगोस्टीन। तो जल्दी से आंसर देंगे कि इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या होगा, कि इसका सही और सटीक आंसर।
देखिए जल्दी से आंसर देखिए इसका सही और सटीक आंसर। भाई मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं तो लगभग आज से लगभग 7,000 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण भारत के जिस क्षेत्र में हुआ, जिसको राजस्थान कहा जाता है और इसको नाम दिया गया थार मरुस्थल। तो इसका सही आंसर जो होगा भाई प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव, इसका सही आंसर होगा सी। सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। और ये जरूर याद रखेंगे कि आज से लगभग 70,000 वर्ष पहले की ये बात आती है। देखिए आंसर इसका बिल्कुल क्लियर हो गया, सी है। भी राजस्थान के पश्चिमी भाग में विस्तृत थार मरुस्थल प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। प्राप्त अवशेषों के आधार पर ज्ञात होता है कि थार मरुस्थल का निर्माण आज से 70,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था और इस समय प्लीस्टोसीन और अभिनव कल्प का प्रभाव था। इसलिए थार मरुस्थल को प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का प्रतीक माना जाता है। तो इसका सही आंसर जो बनता है वो आंसर बना बेटा आपका सी हुआ, बिल्कुल राइट आंसर। एक क्वेश्चन आया है आईएसपी 2014 का, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का देना है आपको जवाब। जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया? महाद्वीपीय विस्थापन या हिमानी चक्र? कौन सा स्टेटमेंट सही होगा कि केवल एक, केवल दो, एक और दो? ना तो एक सही है और ना दो सही है। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या होगा कि पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं हैं, ये घटनाएं हुई जिनसे जीवों के विकास को प्रभावित किया गया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बैठता है, जल्दी से बताएं। देखिए भाई सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ और जब महाद्वीपों का विस्थापन होता है तो ये बात क्लियर है वो हिमानी चक्र से होकर गुजरे थे। तो बिल्कुल सही आंसर जो बनता है वो आंसर बना आपका सी। सी होगा इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर। मतलब दोनों ही घटनाओं को सटीक माना जाएगा कि दोनों ही घटनाएं प्रभावित करती हैं जीवों के विकास के लिए। तो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र दोनों घटनाएं जीवों के विकास को व्यापक रूप से क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। इसके पक्ष में अग्रलिखित तर्क दिए गए हैं। बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं कि ये दोनों क्यों सटीक माने जाते हैं। उन तर्क के आधार पर देखें तो पहला आता है आपका क्लिस्टोप्टेरिस वनस्पतियों के अवशेषों का भारत के बारे में चर्चा की जाए। दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका के अलग अलग जलवायु प्रदेशों में पाया जाना, छोटा नागपुर के पठार में हिमाणों का मिलना, डायनासोर और लॉमिंग मछली के जीवाश्मों का कनाडा में पाया जाना, ब्राजील के किलामेर पर्वत, अंगोला के प्री कैम्ब्रियन पर्वतों का काल निर्मित होना, या फिर बहुत सारी बातें कह सकते हैं कि भारत में जो चट्टानें पाई जाती है लगभग ऐसी चट्टानें आपके लगभग नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसके दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक बैठते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है। प्रश्न है आपका यूपी पीसीएस प्री 2018 का ये प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला सरीसृप, पहला कीट, कवच वाले जीव, पहला स्तनधारी। उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों के सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको उनको कालक्रम के अनुसार डिसाइड करना है कि किसकी उत्पत्ति पृथ्वी पर सबसे पहले होती है और किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में होती है। देखिए अगर हम कालक्रम के आधार पर देखते हैं तो पृथ्वी की उम्र जो निकल कर आती है वो 4.5 अरब इतने वर्ष जो है पृथ्वी की उम्र है, ये लगभग निकल कर आती है। ठीक, अब यहाँ पर जीवों की अगर हम बात करें तो जीवों की उत्पत्ति लगभग 520 बिलियन वर्ष पूर्व हो चुकी थी। अब उसमें अगर सबसे पहले देखेंगे तो कवच वाले जीव सबसे पहले आएंगे क्योंकि भी पानी के द्वारा जीवों की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो सही आंसर जो बना पहला कवच। अब कवच तीन ऑप्शन किस में है? वो तीन ऑप्शन यहाँ पर देखो, ना तो इसमें बैठ रहा, ना इसमें और ना इसमें। तो सही आंसर तो बना आपका सी होगा, बिल्कुल सही और सटीक आंसर। अब यहाँ पर अगर देखें तो बेल क्लियर हो गया कि भाई कवच होगा। कवच के बाद फिर आपका कीट आया, कीट के बाद पहला सरीसृप आया और स्तनधारी तो सबसे लास्ट में आएंगे क्योंकि इसकी चर्चा अभी मैं आपके साथ कर चुका हूं कि कैसे कैसे जीवों की उत्पत्ति किस किस युग में हुई थी
और वहां पर एक क्रम से चीजों को समझाया गया है। तो मैं पुनः कहना चाहता हूं, जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं, जो टॉपिक आपका छूट गया है वो सभी मटेरियल इस बुक के अंदर दिया हुआ है। इस बुक के सहारे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। प्रीलिम्स पॉसिबल, भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सभी टॉपिक का डिवीजन वाइज रिवीजन किया दिया गया है। और सबसे विगत अच्छी बात कि पिछले वर्ष के सभी प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं किया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि एरर बिल्कुल नहीं है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। दी गई घटनाओं के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति होने वाले जीवों का कालक्रम, ये तो क्लियर हो गया कि आंसर जो है इसका आपका सी रहता है। अब यूरेनियम डेटिंग विधि बताया था कि उम्र का आकलन किससे निकाला जाता है, कि पृथ्वी की उम्र का आकलन जो किया गया यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा किया गया और उसके आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति उम्र जो है लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व निकल कर आती है। पृथ्वी का सर्वप्रथम कवच वाले जीवों की उत्पत्ति होती है जो लगभग 520 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। और इसके बाद अगर हम देखते हैं, इसे ही पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला प्रथम जीव माना जाता है। तो पृथ्वी पर जीव उत्पन्न होने वाला प्रथम जीव कौन सा है? कवच वाले जीवों को रखा जाता है। इसके पश्चात कीटों की उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात पर्मियन या ट्रियोकिस युग में बड़े पैमाने पर रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति होती है। सबसे मेन बात कि सर्वप्रथम कैम्ब्रियन युग में अगर हम आते हैं तो जलीय भागों में बिना रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति होती है और सबसे अंतिम के काल में स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति होती है। तो सबसे लास्ट में अगर देखेंगे तो स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति होती है आपकी पृथ्वी पर। तो इसका सही आंसर जो बना वो आंसर है आपका सी। आईएएस यूपीपीसीएस प्री 2002 का ये प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक कुछ 100,000 वर्षों में उत्क्रमित हुआ। पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड थी ही नहीं। जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उपरोक्त कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या होगा। जी जल्दी से आंसर दें, इसका सही और सटीक आंसर क्या है। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे और जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए देखिए बात को अगर हम समझें तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक कुछ हजार वर्षों से उत्क्रमित हुआ है। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। भाई लगभग लगभग चुंबकीय क्षेत्र 1 मिलियन वर्ष पहले ये क्या उत्क्रमित हुआ था, लगभग लगभग इस बात को समझेंगे। दूसरा बात, पृथ्वी पर 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी हो और जो ऑक्सीजन पर, तो ये तो पृथ्वी पर जो इतने वर्ष पहले बनी है तो बात बिल्कुल गलत बैठती है। क्योंकि अभी हमने कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर, यूरेनियम डेटिंग विधि के आधार पर आकलन करा, उसके आधार पर यह बात कहीं सटीक बैठती नहीं है। दूसरी बात आती है जीव पैदा हुए तो उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदला। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि जीवों के द्वारा वायुमंडल में बहुत सारे बदलाव होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सटीक बैठती है। तो फिलहाल इसका सही और सटीक आंसर जो बनता है वो आंसर बनता है आपका सी। सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए व्याख्या पे आधार हैं और व्याख्या को देखते हैं, व्याख्या क्या कहती है। देखिए व्याख्या को जरा देखें कि दिए गए कथनों में पहला और तीसरा ही सही है, मतलब ये बात क्लियर है कि आंसर आपका सी ही आएगा। अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों में हुए परिवर्तन से ज्ञात होता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पिछले 1 मिलियन वर्षों में उत्क्रमित हुआ है। हमारी पृथ्वी की आयु 4.5 या 6 अरब वर्ष होती है। उक्त आयु की पुष्टि के उल्का पिंडों एवं चंद्रमा की चट्टानों के विश्लेषण एवं परीक्षण से ज्ञात हुआ है। किंतु पृथ्वी की सर्वाधिक प्राचीन चट्टानों के रेडियोधर्मी पदार्थों की परीक्षण उपरांत पृथ्वी की आयु 3.9 अरब वर्ष निर्धारित की गई थी। ऐसे तो आंकड़े बहुत सारे किए गए हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक 100,000 वर्षों में उत्क्रमित हुआ है। ये बात ऊपर भी स्पष्ट की गई है। पृथ्वी पर जब एक जीवित जीव का आगमन हुआ तो मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को वर्तमान समय से पूरी तरह से बदल दिया गया है। इसका आकलन आप लॉकडाउन को लगा के लिख सकते हैं कि लॉकडाउन में मौसम एकदम कितना साफ हो गया था, मानव की गतिविधि वहां पर कैसे हुई थी, बिल्कुल शून्य हो गई थी।
और उसके बाद मौसम में आप देख सकते हैं बदलाव पुनः वैसा ही हो गया जैसा कि उससे पहले था। दूसरी बात तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत बैठता है, क्योंकि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब ऑक्सीजन के साथ-साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी उपलब्ध थी। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होती है, क्योंकि कार्बन पृथ्वी के वायुमंडल को अगर हम देखते हैं तो जो आपका क्षोभ मंडल आता है, भाई ये क्षोभ मंडल वह मंडल है जहाँ पर हम रहते हैं, और इसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल वह मंडल यहाँ पर टेम्परेचर समान रहता है। तो यहाँ सभी गैसें लगभग-लगभग समान रूप से पाई जाती हैं। तो फिलहाल यहाँ जो स्टेटमेंट बनता है सेकंड, वो आपका गलत है, जो ये कह रहा है कि सिर्फ ऑक्सीजन थी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। ये बात पूरी तरह से गलत बैठती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने कुछ बेहतर चीज़ों को समझा होगा। क्लास कैसी लगी अपने विचार ज़रूर रखें। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।